इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हूँ और ये वीडियो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर, भुगतान संतुलन पर या भुगतान शेष। इस वीडियो में हम आज ये देखने का प्रयास करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अर्थात भुगतान शेष में किन मदों का उल्लेख होता है और ये मदें किस रूप में वर्गीकृत करके दिखाई जाती हैं। तो भुगतान शेष या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक प्रकार का लिखित रिकॉर्ड होता है, एक लिखित अभिलेख होता है और इस अभिलेख में एक निश्चित समय अवधि में और सामान्यतया एक वर्ष में एक देश का विश्व के अन्य देशों से जो समस्त लेन देन होते हैं, वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनका उल्लेख होता है लिखित रूप में। तो इस रूप में भुगतान संतुलन एक प्रकार का लेखा है जिसमें एक देश का विश्व के अन्य सभी देशों से समस्त प्रकार के होने वाले लेन देनों का एक तरह से वित्तीय विवरण लिखा जाता है। और ये समस्त लेन देन का अर्थ ये है, और समस्त लेन देन क्योंकि मौद्रिक होते हैं, मुद्रा के माध्यम से सभी लेन देन विश्व में संपादित होते हैं, इस नाते हम इसको कह रहे हैं कि ये लेन देन फाइनेंशियल होता है, वित्तीय होता है। भुगतान संतुलन के लेखा की या इसको दर्शाने की या इसको लिखने की एक सुनिश्चित प्रणाली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिसको सभी देश फॉलो करते हैं और उसी रूप में इन विवरणों को, वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जाता है जो एक निश्चित समय अवधि या एक वर्ष से संबंधित होते हैं। और उस देश में जो वित्तीय जो वर्ष है वो उनका वित्तीय वर्ष हो सकता है या वो कैलेंडर ईयर कुछ भी हो सकता है। तो एक वर्ष का समस्त लेन देनों का लेखा जोखा होता है विश्व के अन्य समस्त देशों से एक देश का। अब जो लेन देन होते हैं, लेन का मतलब किसी दूसरे देश से जो हम प्राप्त करते हैं, और देन का मतलब होता है जो दूसरे देशों को हम देते हैं। इसका मतलब है इसके दो पक्ष हैं। भुगतान संतुलन के दो पक्ष होंगे। हम कुछ किसी देश से मंगाएंगे या विश्व के अन्य देशों से मंगाएंगे तो हम उनके लिए उसका भुगतान करेंगे, और सामान्यतया भुगतान हम जानते हैं कि उन्हीं देशों की मुद्राओं में किए जाते हैं, या फिर एक ऐसी किसी सर्वमान्य मुद्रा जिसको दोनों देश लेने और देने के लिए सहमत हो जाएं, उस रूप में किए जा सकते हैं। तो इसी तरह जब हम दूसरे देशों को कुछ वस्तुएं भेजते हैं तो उनके बदले में हमें भुगतान प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस लेन देन में दो पक्ष होते हैं। जब हम वस्तुएं या सेवाएं, और जिसका विस्तार से अभी विवरण हम पढ़ेंगे और जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कितने तरह के लेन देन हम लोग करते हैं या एक देश दूसरे देश से करता है, और उनका लेखा जोखा इस भुगतान संतुलन के लेखे में अंकित किया जाता है।
तो जब हम दूसरे देशों को कुछ सामान्य तौर पर हम कहीं वस्तुएं भेजते हैं तो उनके बदले में जो हमें प्राप्त होता है वो हमारी आय होगी, और जब हम दूसरे देशों से कोई वस्तुएं मंगाते हैं तो उसके बदले जो हम भुगतान करते हैं वो हमारा भुगतान या व्यय होगा। और इसको इसी रूप में दो पक्षों में हम इसको दिखाते हैं, और इन पक्षों का नाम है, एक पक्ष को हम कहते हैं क्रेडिट और दूसरे को कहते हैं डेबिट। वैसे तो जो एक तरह से क्रेडिट और डेबिट बैंक की भाषा है, जहाँ पर एक और जिसमें जहाँ जमा होता है, जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं उन्हें हम क्रेडिट कहते हैं, और जहाँ हमें भुगतान करना होता है उन्हें हम डेबिट कहते हैं। तो जमा और नामे इस तरह से हम पारंपरिक शब्दों से जो हमारे क्षेत्रीय शब्द हैं हम जानते हैं। तो इस रूप में इनको हम असेट्स और लाइबिलिटीज के रूप में भी लिखते हैं। असेट्स का मतलब जो हमें मिलता है, जो हमारी परिसंपत्ति बन जाती है, अर्थात जो कुछ हम दूसरे देशों को भेजते हैं उसके बदले जो प्राप्ति होती है वो हमारे असेट्स हैं, परिसंपत्तियां हैं, यही हमारे क्रेडिट है। और जो हम दूसरे देशों को से वस्तुएं प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी हो जाती है कि हम उनका भुगतान करें, तो जितना हमें भुगतान करना होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो इस नाते इस दोनों पक्षों को हम असेट्स और लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम सरल भाषा में इसको और देखने का प्रयास करें तो जो असेट्स होते हैं, जो क्रेडिट्स होती हैं, वो हमें प्राप्त होने वाली राशियां होती हैं, इसलिए हम इनको रिसीट्स भी कहते हैं, प्राप्तियां। और लायबिलिटीज जो होती हैं, जो हमें भुगतान करना होता है, उसे हम कहते हैं पेमेंट्स। तो प्राप्तियां और भुगतान इस रूप में भी लिखा जा सकता है, परिसंपत्ति और देयताएं इस रूप में भी लिखा जा सकता है असेट्स और लायबिलिटीज के लिए, अथवा हम क्रेडिट और डेबिट इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों नाम में से कोई भी लिखा जा सकता है। ये भुगतान पक्ष के, भुगतान संतुलन के दो पक्ष होते हैं। अब यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें कि जो एक देश दूसरे देश को भेजता है या दूसरे देश से मंगाता है, तो इसका अर्थ ये है कि एक देश के निवासी दूसरे देशों के निवासियों से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, मंगाते हैं। और जब हम निवासी कहते हैं तो इनमें इंडिविजुअल्स भी आ जाएंगे, प्राइवेट भी आ जाएगा, व्यक्तिगत, और इसमें आ जाएगा कारपोरेशंस, और इसमें आ जाएंगे गवर्नमेंट्स। इसका मतलब वो लेन देन किसी के भी माध्यम से हो, चाहे वैयक्तिक लोगों से हों, चाहे वो कारपोरेशंस से हों, चाहे वो सरकार के माध्यम से हों या सरकार द्वारा हों, ये सब सारे लेन देन इनमें सम्मिलित होंगे। और जब हम सारे लेन देन कहते हैं तो उसमें वस्तुएं आ सकती हैं, सेवाएं आ सकती हैं, पूंजी आ सकती है, और इसी तरह से और भी तमाम लेन देन होंगे जो अभी स्पष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इन वस्तुओं को, कौन सी वस्तुएं हम मंगाते हैं, उन वस्तुओं के विवरण के हिसाब से भी भुगतान संतुलन के इस जो लेखा है उसको हम दो प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। और इन भागों को, एक को कहा जाता है करेंट अकाउंट और दूसरे को कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट का मतलब ये होता है, सामान्यतः जहाँ कहीं भी हम प्रयोग करते हैं अर्थशास्त्र में या कॉमर्स में, तो करेंट अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जिनमें उन लेन देनों को हम उल्लेख करते हैं जिनका संबंध एक वर्ष से ही होता है, अर्थात उसी अवधि में उनके लेन देन के सारे दायित्व खत्म हो जाते हैं, देनदारी कोई रह नहीं जाती, और ऐसे लेन देनों का संबंध केवल एक वर्ष से ही होता है। दूसरी तरफ जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ऐसे लेन देन सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध एक वर्ष से अधिक समय से जिनका संबंध होता है, और इनमें पिछले वर्षों और अगले वर्षों का भी उल्लेख होगा, और इन वर्षों से ये लेन देन संबंधित होंगे। तो पहले हम चलते हैं, हमें ध्यान रहे कि है ये करेंट अकाउंट
जिसको हम लोग चालू खाता कहेंगे। और चालू खाता में भुगतान संतुलन में दो पक्ष हैं, एक प्राप्ति का पक्ष है, एक भुगतान का पक्ष है। और इस रूप में हम देखेंगे कि क्या हमने प्राप्त किया, दूसरे देशों से क्या मंगाया और दूसरे देशों को क्या भेजा। जो भेजेंगे उसके बदले में हमें प्राप्तियां होंगी और जो मंगाएंगे उसके बदले में हमें भुगतान करना होगा। तो ऐसी कौन सी मदें हैं जिनका संबंध एक वर्ष से होता है, उन मदों को हम करंट अकाउंट्स में रखेंगे। और इस करंट अकाउंट में जो सबसे महत्वपूर्ण मद है वो है, अगर हम प्राप्ति पक्ष को पहले लिखें और बाएं मतलब साइड में और दाएं साइड में हम लिखें भुगतान पक्ष को, डेबिट्स दाएं पक्ष में सामान्यतः लिखी जाती है, ऐसे लिखते हैं। तो ये जैसे हमने लिखा है ना कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इधर क्रेडिट्स लिखेंगे, इधर डेबिट्स लिखेंगे। और इसी क्रेडिट का मतलब चाहे इसको असेट्स कहें चाहे इसको रिसीप्ट कहें, तो प्राप्तियां हमारी इधर लिखी जाएंगी और भुगतान इधर लिखे जाएंगे। और उनमें भी अकाउंट में दो अकाउंट होंगे, एक होगा करंट अकाउंट जिसमें इसकी मदें लिखेंगे और दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट उसकी मदें लिखेंगे। और जो प्राप्तियां हैं वो बाएं तरफ लिखेंगे और जो भुगतान देयताएं हैं वो दाएं तरफ लिखेंगे। और हम बता रहे थे कि इसकी जो प्रमुख मद है करंट अकाउंट की वो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वस्तुओं का निर्यात। और जब हम वस्तुएं कहते हैं तो वस्तुओं में सभी प्रकार की वस्तुएं आ जाएंगी, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हों चाहे वो कैपिटल गुड्स हों। और ये जितना भी हम इनका आयात निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करने का मतलब है अपने देश से हम दूसरे देशों को भेज रहे हैं। और जब भेजते हैं तो उनके बदले में हमको उनका पेमेंट मिलता है और इस पे इनका लेन देन एक ही बार होता है और सारी जो उसकी लायबिलिटी देने वाले की है और जो भेजने वाले की प्राप्ति है उसका संबंध केवल एक वर्ष में समाप्त हो जाता है एक तरह से। तो ऐसे मदों को हम लोग इस करंट अकाउंट में लिखते हैं। और करंट अकाउंट की जो सबसे महत्वपूर्ण मद है वो है वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात। असेट्स या रिसीट्स या क्रेडिट पक्ष में हम एक्सपोर्ट को दिखाएंगे जिससे हमें प्राप्तियां होंगी, और भुगतान पक्ष में हम एक्सपोर्ट को दिखाएंगे, वस्तुओं के एक्सपोर्ट जो एक वर्ष में एक देश द्वारा विश्व के अन्य देशों से प्राप्त मंगाए जाते हैं, ये इंपोर्ट होंगे और ये हमारी देयता या भुगतान का पक्ष होगा। और जो हम निर्यात करेंगे वो हमारी प्राप्ति का पक्ष होगा। यहाँ हम आपको दिखा दें कि जब हम निर्यात आयात करते हैं तो इनमें सामान्य तौर पर होता ये है कि हम निर्यात करते हैं उसके बदले हमें प्राप्तियाँ मिलती हैं। तो एक तरह से जब वस्तुओं की हम खरीदारी करते हैं या जब वस्तुओं को हम बेचते हैं तो इन दोनों को इस पक्ष में इन दोनों को करंट अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वस्तुओं के रूप में भी हम कई बार अनेक देशों को या अनेक देशों से हमें एड्स मिलती हैं और जो निःशुल्क होती हैं। तो ऐसी रूप में जो ऐसी वस्तुएं जो बिना मूल्य के हमें प्राप्त होती हैं, अनुदान के रूप में प्राप्त होती हैं, उन वस्तुओं को भी हम इसी करंट अकाउंट के अंतर्गत ही रखेंगे। जितना हम दूसरे देशों से प्राप्त करते हैं वो हमारे प्राप्ति पक्ष में आएंगे और दूसरे देशों को जो हम देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दूसरे देशों की जनता को कभी महामारी, अकाल, बाढ़, इस तमाम के प्राकृतिक प्रकोप आ जाए, कि संकट आ जाए, वैसी स्थितियों में तमाम वस्तुओं और सेवाओं का हम देशों को जो है अनुदान के रूप में या सहायता के रूप में देते हैं। और इस प्रकार से इनके यद्यपि ये कुल लेन देनों में निर्यातों आयातों में इनका संख्या या आप कहेंगे जो योगदान है बहुत कम होगा, लेकिन उल्लेख हम कर रहे हैं कि तीनों चीज़ों को हम उसमें दिखाते हैं, चाहे हम निर्यात करते हों, चाहे हम आयात करते हों और चाहे हम उसको सहायता के रूप में देते या प्राप्त करते हों। और ये बहुत
बड़ा पक्ष होता है, और एक तरह से भुगतान संतुलन का और करंट अकाउंट का तो बड़ा पक्ष होता ही। दूसरा जो पक्ष है इसकी जो मद है वो है सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय और सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय। और सेवाओं का मतलब है कि जो हम अपने देश की सेवाएं विदेशों को अर्पित करते हैं, या जो विदेश के लोग की सेवाओं का हम अपने देश में उपयोग करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो इनसे जो हमें प्राप्ति होती है वो हमारे इसी अकाउंट में, करंट अकाउंट में सम्मिलित की जाती है। और जब हम सेवाओं की बात करते हैं तो हम इसको ऐसे देखें कि एक देश के लोग दूसरे देशों में पर्यटन के लिए जैसे जाते हैं, जिसको हम पर्यटन कहेंगे, तो जब दूसरे देशों में जाते हैं तो जितना भी हम इस पर्यटन पर दूसरे देशों में खर्च करते हैं वो उनकी प्राप्तियां होती हैं। और दूसरे देश के पर्यटक जब हमारे देश में आते हैं तो यहाँ पर जो वो व्यय करते हैं अपनी मुद्रा को, वो हमारे यहाँ प्राप्ति के रूप में प्राप्त होता है। होटलों में वो रुकते हों, वो हमारी बसों से यात्रा करते हों, ट्रेनों से यात्रा करते हों, हवाई जहाज़ से यात्रा करते हों, तो इस तरह से जितना भी खर्च यहाँ पर इस पर्यटन संबंधी सेवाओं से हमें प्राप्त होगी वो हमारी आय होगी। और हमारे देश के निवासी जब दूसरे देशों में जाएंगे भ्रमण के लिए, पर्यटन के लिए, तो जितने खर्चे वहाँ करेंगे वो उनकी आय हो जाएगी। और ये आय करंट से संबंधित है, और इस नाते ये करंट अकाउंट के अंतर्गत सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय और भुगतान के रूप में ये सम्मिलित की जाएंगी। इसी तरह इस सेवाओं का यहाँ उल्लेख मैंने किया है। टूरिज्म है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग की सेवाएं जो हम दूसरे देशों को लेते हैं या दूसरे देश के लोग हमारे बैंकिंग का लाभ लेते हैं, इनसे जो आय प्राप्त होती हैं और इन पर जो भुगतान किए जाते हैं वो इन्हीं में हैं। जैसे एक इंश्योरेंस है, बीमा की कंपनियां हैं, दूसरे देशों की बीमा कंपनियां हमारे देश में, हमारे देश की बीमा कंपनियां दूसरे देशों में हैं, और ये बीमा के कार्य करती हैं। और जितनी इन सेवाओं के माध्यम से विदेशों से हमें आय प्राप्त होती है वो हमारी रिसीट होती है। और विदेशी जो बीमा की कंपनियां हैं उन पर उनसे जो हम सेवाएं प्राप्त करते हैं और जो उनको भुगतान करते हैं वो फॉरेन कंट्रीज या विदेशी देशों को मिलने वाली आय होती है। तो जितना हम इन पर भुगतान करते हैं ये भुगतान पक्ष में जाएगा, और हमारे देश की बीमा कंपनियों को जो आय प्राप्त होती है विदेशों से वो हमारे आय प्राप्ति पक्ष में जाएगा। तो इसी तरह से बैंकिंग की सेवाएं हैं, पर्यटन की सेवाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं हैं। इसी तरह से कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, मेडिकल की सेवाएं हैं, इंजीनियरिंग की सेवाएं हैं, अकाउंटिंग की सेवाएं हैं। ये जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं हमारे लोग विदेशों में या विदेशों के लोग हमारे यहाँ, उनको जो आय प्राप्त होती है वो इसी करंट अकाउंट के खाते में सम्मिलित की जाती है। और एक और मद आती है कि पेटेंट्स और कॉपीराइट्स के जो अधिकार होते हैं इनके माध्यम से भी आय प्राप्त होती है इन सेवाओं के माध्यम से। और इनसे जो आय प्राप्त होती है, जैसे किसी भी चीज़ का पेटेंट या कॉपीराइट किसी के पास है और वो किसी दूसरे को दे के उस पर आय प्राप्त करता हो, ये अधिकार देकर उससे फीस प्राप्त करता हो, तो ये जो आय होती है ये कॉपीराइट्स की और पेटेंट से मिलने वाली राशियों को, इन सबको भी हम इसी सेवा के से मिलने वाली आय और इन पर किए जाने वाले भुगतान के रूप में सम्मिलित करते हैं। तो ये दूसरी मद है जो हम करंट अकाउंट के अंतर्गत ले आते हैं। तो ये है रिसीव्ड फ्रॉम एंड पेमेंट्स फॉर सर्विसेज। क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो दृश्य होती हैं और इनकी लेन देन जो होती है वो रिकॉर्ड पर दिखाए जा सकते हैं कि इतनी वस्तुओं का इस देश से इतना आयात हुआ, इतना निर्यात हुआ। इस नाते हम इसको विजिबल ट्रेड कहते हैं, दृश्य व्यापार कहते हैं। लेकिन जो सेवाएं हैं, ये भारत का नागरिक अमेरिका में जाके कहाँ टहलता है, किस होटल में बैठता है, कहाँ किस ट्रांसपोर्ट का वो उपयोग करता है, कहाँ खर्च करता है, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं होता।
इस नाते हम कहते हैं ये अदृश्य मदें हैं। तो एक मद दृश्य है जो वस्तुएं हैं, और दूसरी मद जो है वो अदृश्य है। और दृश्य और अदृश्य इन दोनों मदों को जब हम सम्मिलित करके एक साथ रखते हैं तो इन दोनों के योग को एक नया टर्म हम देते हैं, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। तो ये भुगतान संतुलन का एक अंश है और जो दृश्य और अदृश्य व्यापार के योग को प्रदर्शित करता है। तो अब हम आगे आते हैं, तीसरी मद है, देखिए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम इनकम जनरेटिंग असेट्स। दूसरे देशों में हम अगर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, निवेश किए हुए हैं, उत्पादन संबंधी कार्यों में अपनी पूंजी विनियोजित किए हुए हैं जो पिछले वर्षों में किए हैं, और वहाँ पर वो हमारा उत्पादन का काम या निवेश से उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है, उत्पादन प्रतिवर्ष हो रहा है और उसके बिक्री से आय प्राप्त होती है। ध्यान रखिए, जो इन्वेस्टमेंट है वो पूंजी है और जो उस पर उत्पादन होता है वो उससे मिलने वाला प्रतिफल है, आय है। और जो आय है वो जिस वर्ष में मिलती है वो उसका संबंध उसी वर्ष से होता है। इसलिए जो विदेश में किए गए निवेश हैं उन पर जो हमें प्रतिवर्ष आय मिलती है, इस आय को हम चालू खाते में सम्मिलित करेंगे। इसी तरह से अगर हमने विदेशियों को ऋण दिया हुआ है और उस पर ऋण पर हमें प्रतिवर्ष ब्याज मिलती है, तो वो ब्याज भी जो है ये एनुअल या एक तरह से करंट अकाउंट से संबंधित है। इस नाते जो निवेशों पर हमें डिविडेंड या लाभांश मिलते हैं और जो हमारे उधार दी हुई पूंजी पर प्रतिवर्ष ब्याज मिलती है, उसको भी हम करंट अकाउंट में ले आते हैं और ये इस तीसरी मद के रूप में लिखते हैं। इनफ्लो तब कहेंगे जब विदेशों से हमें प्राप्त होगा, हमारे देश में जो आएगा, और दूसरे देशों की जो पूंजियाँ लगी हुई हैं उन पर जो डिविडेंड प्राप्त करते हैं और उनको अपने देश में ले जाते हैं, इसको कहेंगे आउटफ्लो, जो देश से बाहर जा रही है। तो इस प्रकार से इनफ्लो हमारी जो है इनकम को प्रति दिखाएगा और आउटफ्लो जो है वो हमारे पेमेंट्स को दिखाएगा। तो ये इसको भी हम करंट अकाउंट के अंतर्गत ही रखते हैं। और एक चौथी और मद है, अभी तक जिन मदों का हम उल्लेख कर रहे थे, हम कुछ देते हैं उसके बदले में कुछ प्राप्त करते हैं, तो ये व्यापार जो है द्विपक्षीय है, दोनों तरफ से कुछ लेने, हम कुछ भेजते हैं और वहाँ से कुछ प्राप्त करते हैं उनके बदले में। लेकिन एक ऐसी मद है जहाँ ये एक पक्षीय होगा और इस नाते हम कहते हैं ये यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस हैं, ये एक पक्षीय लेन देन है। और ये लेन देन करंट अकाउंट से जो संबंधित लेन देन है वो हम आपको ध्यान दिलाने का प्रयास करें, एक विशेष प्रकार के होते हैं। जैसे देश के, हमारे देश के जो नागरिक हैं जब विदेशों में वो अपना योगदान देते हैं उत्पादन संबंधी क्रियाओं में, अर्थात सेवाओं के रूप में, वर्कर्स के रूप में, इंजीनियर्स के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, तो उन देशों में उनको उनके बदले में उनको वेतन, सैलरी, वेज जो भी मिलता है और वहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर खर्च करते हैं, लेकिन उसका एक हिस्सा वो अपने देश को या अपने परिवारों को भेजते हैं। तो जो परिवारों को पैसा वहाँ से भेजते हैं तो इधर से हमारे देश से इसके बदले में कुछ वहाँ नहीं देना पड़ता। इसका मतलब ये जो हस्तांतरण हो रहा है आय का, वो केवल हमको प्राप्त हो रहा है, उसके बदले में हमको कुछ देना नहीं है। लेकिन जब वस्तुएं आ रही थी तो वस्तुओं के को चुकाना पड़ता था उनका मूल्य, सेवाओं का उपयोग करते थे तो चुकाना पड़ता था। तो इस प्रकार ये जो चौथा है वो यूनिलैटरल है, एक पक्षीय भुगतान है। और ये सामान्यतः जो हमारे देश के नागरिक विदेशों में आय अर्जित करते हैं और उसका एक अंश जो यहाँ पर भेजते हैं, प्रेषित करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है रिमिटेंसेज हैं, वर्कर्स रिमिटेंसेज हैं, अर्थात हमारे देश के निवासियों द्वारा या कामगारों द्वारा जो है अपने देश को या अपने देश को जो भेजा गया प्रेषण है, मुद्रा रूप है आय का, वो रूप भी इसी अकाउंट में आय के रूप में सम्मिलित होता है। इसी प्रकार दूसरे देशों के जो लोग यहाँ पर हमारे देश में काम करते हैं और उसके बदले उनको पारिश्रमिक यहाँ मिलता है, सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में, उसका एक अंश जो अपने देशों को भेज देते हैं वो एक तरह से हमारे देश से बाहर चला जाता है, आउटफ्लो हो जाता है। इस नाते वो हमारे भुगतान पक्ष में सम्मिलित किया जाता है।
तो इस प्रकार से करेंट अकाउंट के अंतर्गत इन 4 मदों को, प्रमुख मदों को हम सम्मिलित करते हैं, इनके लेन देन को। और अगर हम करेंट अकाउंट के लेन देन को अलग से, केवल अलग से दिखाएं कि हमारी प्राप्तियां कितना है और हमारे भुगतान कितने हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 3 रूप इसके हो सकते हैं। हो सकता है दोनों बराबर हो जाएं, ऐसा सामान्यतः बहुत कम हो पाता है। तो हम कहेंगे कि दोनों बराबर हैं, संतुलन है दोनों में, अर्थात चालू खाते में संतुलन की स्थिति है। और ऐसा अगर नहीं है तो दूसरी स्थितियां होगी कि हमारी प्राप्तियां ज़्यादा हों और भुगतान कम हो, तब हमें अतिरेक की स्थिति प्राप्त होगी। और इसका उल्टा अगर होगा, प्राप्तियां कम हैं, भुगतान ज़्यादा हैं, तो डेफिसिट की स्थिति होगी, घाटे की स्थिति होगी। और अब हम आ रहे हैं दूसरे ट्रांजैक्शन से या दूसरे पक्ष पर, और जिसे हम कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा अकाउंट्स है जिसमें हम पूंजीगत लेन देनों को सम्मिलित करते हैं। अब यहाँ पर जो पूंजीगत लेन देन हैं वो कई तरह के होते हैं। एक तो पूंजी जो भौतिक रूप में पूंजी हो, मशीनरी, संयंत्र हो, प्लांट हैं, भूमि है, बिल्डिंग्स हैं, ये पूंजी हैं और उत्पादन प्रक्रिया में इनका उपयोग होता हो, तो ये फिजिकल कैपिटल कहलाती हैं। ये भौतिक पूंजी हैं जो एक साकार रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं। और दूसरी कुछ पूंजी ऐसी होती है जो मौद्रिक रूप में होती है, वित्तीय रूप में होती है, फाइनेंशियल रूप में होती है। जैसे हम दूसरे देशों में या दूसरे देशों में कंपनियों के शेयर खरीदें, स्टॉक में अपना वहाँ पैसा लगाएं और वहाँ पर हम प्रत्यक्ष निवेश करें, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये एक मौद्रिक रूप में हम एक देश से दूसरे देश में हम अपनी पूंजी का बहिर्भोग कर रहे हैं, आउटफ्लो कर रहे हैं, और दूसरे देश वाले हमारे देश में भी आके इसी तरह से मौद्रिक निवेश कर सकते हैं। तो ये निवेश एक तरह से फाइनेंशियल होगा। और भी कई रूप हैं जहाँ पर हम जैसे हमने कहा कि कैपिटल अकाउंट में हम ऐसे मदों को सम्मिलित करते हैं जिनका संबंध जो है केवल एक वर्ष से नहीं होता, बल्कि एक समय, लंबी समयावधि से होता है। और जैसे उसमें पूंजीगत वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुएं में का जब हम लेन देन करते हैं तो पूंजीगत वस्तुओं से, क्योंकि उत्पादन एक लंबे समय तक होता है, इस नाते इसका संबंध उतने समय से होगा जितने समय तक इस पर उत्पादन का कार्य संचालित होगा। इसी प्रकार से एक तीसरी जो मद है वो है बारोविंग्स। हम दूसरे देशों से ऋण भी लेते हैं और दूसरे देशों को ऋण देते भी हैं। और जब ऋण देना और ऋण लेना, हम जानते हैं कि इसका संबंध तब तक है जब तक कि वो ऋण अदा न कर दिया जाए, और इसका मतलब एक लंबे समय तक इस ऋण का संबंध है। और इस नाते इसको भी एक पूंजीगत खाते के अंदर या पूंजी खाते के अंतर्गत लाया जाएगा। तो चाहे भौतिक संपत्तियों का निर्माण हो, चाहे मौद्रिक ऐसे लेन देन हो जो उत्पादन संबंधी कार्यों में विनियोजित किए जाते हों, चाहे वो वित्तीय लेन देन ऐसे हों जो उधार के रूप में लिए या दिए जाते हों उनको। और कुछ और मदें हैं जो हम इसी प्रक्रिया में आगे फिर पढ़ाएंगे। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि ऐसे लेन देन इस मद में सम्मिलित, इस खाते में सम्मिलित हैं जो जिनका संबंध एक से अधिक वर्षों से है और ये लेन देन पूंजीगत है। कई लोग अब पूंजीगत इस खाते को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं और तब वो कहते हैं कि एक खाता पूंजीगत खाता है और दूसरा खाता को हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट है, वित्तीय खाता है। लेकिन इनको अलग अलग करने में कई सारे जो है इस लेवल पर आपको भ्रमात्मक स्थितियां हो सकती हैं। इसलिए हम उन दोनों को एक ही में सम्मिलित कर रहे हैं और हम इसको पूंजी खाता कह रहे हैं। इस पूंजी खाता में समस्त पूंजीगत लेन देन, चाहे वो वित्तीय हों चाहे भौतिक परिसंपत्तियों से संबंधित हों, सबको हम सम्मिलित करेंगे। तो इस रूप में हम पूंजीगत खाते के जो लेन देन हैं उनको आपको संक्षेप में बता रहे हैं। और इसमें पहला तो ये है कि भौतिक परिसंपत्तियों के क्रय और विक्रय, अर्थात हम उन वस्तुओं को, भौतिक संपत्तियों को जो है या भौतिक पूंजी को हम खरीदें या उनको बेचें। तो जब हम विदेशों में इन पूंजियों को खरीदते हैं, जैसे ज़मीन खरीदते हैं, जैसे विदेशों की खदानों को हम खरीद लें, माइंस को, तो ये ऐसे पूंजी हैं
जिनसे उत्पादन प्रक्रिया, जिन पर उत्पादन हम करेंगे, जिनको उत्पादन प्रक्रिया में लगाएंगे और जिनसे हम उत्पादन करेंगे, तो ये पूंजी हैं और ये वर्षों से इनका संबंध रहेगा। तो ऐसी सब परिसंपत्तियों को हम भौतिक परिसंपत्तियां कहते हैं, फिजिकल एसेट्स हैं ये। और इनको जब हम बाहर खरीदते हैं तो उतना धन हमारा दूसरे देश को देना पड़ता है, और जब दूसरे देश के लोग आके हमारे यहाँ खरीदते हैं तो जितनी उसका मूल्य हमारे देश को मिलता है वो हमारी आय होती है। तो इस तरह से आय वाले, प्राप्ति वाले पक्ष में विदेशियों द्वारा खरीदी गई इन परिसंपत्तियों को दिखाया जाएगा, और जो हमारे देयताएं हैं वो जो विदेशों में हम इन परिसंपत्तियों पर व्यय करते हैं उनको दिखाया जाएगा। दूसरी जो मद है तो ये एक्विजिशन ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ फिजिकल एसेट्स है। दूसरा देखिए मॉनेटरी फ्लोज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो जो हम निवेश करते हैं, और ये निवेश कहाँ करते हैं, ये मौद्रिक होता है, और मौद्रिक निवेश हो सकता है बिजनेस में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, ये बॉन्ड में हो सकता है और स्टॉक में हो सकता है। तो चाहे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में करें, चाहे हम उन देशों की कंपनियों के शेयर खरीदें, स्टॉक एक्सचेंज में इस रूप में अपने पैसे को लगाएं और बॉन्ड पेपर खरीदें, तो जो कुछ करेंगे या रियल एस्टेट में पैसे लगाएं, तो ऐसे सभी लेन देनों को हम इस मौद्रिक लेन देन दूसरे वाले हिस्से में रखेंगे, और दूसरे देशों में जब हम ये व्यय करेंगे तो ये हमारे व्यय होंगे, और दूसरे देश वाले हमारे देश में जितने आके लगाएंगे वो हमारी प्राप्तियां होंगी। तो ये दूसरा पक्ष है। तीसरा है गवर्नमेंट ओन्ड असेट्स। ये अभी तक हम नहीं बताए थे। कुछ ऐसे असेट्स होते हैं जो सरकार द्वारा के स्वामित्व में होते हैं, और वो असेट्स जो हैं, एक सेंट्रल बैंक का असेट्स होता है। सेंट्रल बैंक देश का केंद्रीय बैंक जो राज्य या स्टेट के लिए काम करता है गवर्नमेंट के एजेंट्स के रूप में या गवर्नमेंट्स के रूप में, वो उनके पास दो चीज़ें हैं। एक तो फॉरेन रिजर्व उसके पास रखे होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेश दूसरे देशों की मुद्राएं रखी होती हैं। उसके पास गोल्ड रिजर्व रखे होते हैं केंद्रीय बैंक के पास। तो एक तरह से ये स्टेट ओन्ड है, और इनका उपयोग जब हम भुगतान संतुलन के किसी मद को खरीदने या लेने देने के लिए करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी को पेमेंट करना हो दूसरे देश को, और हमारे जो रोज के लेन देन हैं जितने हैं उनसे भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो केंद्रीय बैंक जो है या सरकार जो है रिजर्व में जो उसके पास सोना रखा है, रिजर्व में जो उसको फॉरेन करेंसी रखी है, उसका उपयोग करके वो इस लेन देन को संपादित करती है। तो ये विदेशों में ये सरकार के ओन्ड जो रिसोर्सेज हैं, इनके आय व्यय को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो सकते हैं, ये गोल्ड हो सकते हैं, और आप जानते हैं कि एक स्पेशल ड्राइविंग राइट्स होती है जो IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा सृजित की जाती है, और जिसके माध्यम से दो देशों के बीच होने वाले लेन देनों का जो है भुगतान कराया जाता है, और सबके IMF के खाते में SDR का एक अलग खाता होता है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स का। तो उस खाते से भी हम पैसा निकाल करके भुगतान कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा देश अपने SDR का प्रयोग करके हमारे भुगतान कर सकता हो तो हमारे SDR वाले खाते में उतना जुड़ जाएगा, और जब हम निकाल के दूसरे का भुगतान करेंगे तो उतना घट जाएगा। तो SDR की निकासी और SDR में जो जमा होता है वो भी ये स्टेट ओन्ड जो है एक तरह से असेट्स हैं, और इनको हम इसमें पूंजीगत खाते में दिखाते हैं। अब देखिए लिखा है ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड फाइनेंशियल असेट्स बाय माइग्रेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि जब दूसरे देश में लोग रहते हैं और जब दूसरे देश से फिर अपने देश आने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में कई परिसंपत्तियां वहाँ की वो लेके आते हैं। तो जितना कुछ भी लेके आते हैं वो हमारे देश की प्राप्त हो जाती है, और विदेशों के लोग जो हमारे यहाँ रहते हैं जब जाते हैं तो जितनी पूंजी लेके वो जाते हैं, ऐसी पूंजी लेके जाते हैं, वो उतना हमारे देश से आउटफ्लो या बहिर्गमन हो जाता है। तो वो हमारे एक तरह से भुगतान में दिखाया जाएगा, और जो हमारी प्राप्तियाँ होंगी वो इसमें दिखाई जाएंगी प्राप्ति पक्ष में। और इसी तरह से एक होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स का मतलब है कि पूंजीगत उपकरणों से इसका तात्पर्य है, और
जो भी उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी लगती है, पूंजीगत उपकरण लगते हैं, मशीन संयंत्र लगते हैं, इनका भी जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो ये भी हमारे इसी कैपिटल अकाउंट्स के अंतर्गत वो प्राप्ति, और जो हमें हमारे देश में आता है वो हमारी प्राप्तियां हैं, और जो हमारे देश से निकल के बाहर जाता है वो हमारे भुगतान होते हैं। और एक अंतिम जो है वो है बारोइंग्स। बारोइंग्स मतलब उधार लेना, मतलब विदेशों से उधार लेना या विदेशियों को उधार देना। और ये चाहे प्राइवेट सेक्टर द्वारा दिया जाए, चाहे कारपोरेशंस द्वारा दिया जाए, मतलब व्यक्तिगत तौर पर दिया जाए, या वैयक्तिक समूह कोई कंपनी के माध्यम से हो, या फिर राज्य सरकारों के माध्यम से हो, तो जो भी ऋण लिए जाएंगे या ऋण दिए जाएंगे, क्योंकि ऋण का संबंध एक लंबी समय से होता है, तो ये समस्त लेन देन जो है वो पूंजी खाते के अंतर्गत दिखाए जाएंगे। जो हम विदेशों से ऋण प्राप्त करेंगे वो हमारी प्राप्तियां होंगी, और विदेशों को जो हम भुगतान करेंगे मतलब ऋण देंगे, तो उतनी पूंजी क्योंकि निकल जाती है, भले ही वो बाद में हमको मिलेगी और ब्याज सहित मिलेगी। और तो इस प्रकार से जो बारोइंग से या ऋण संबंधी लेन देन हैं वो भी इसी खाते के अंतर्गत दिखाए जाते हैं। और अगर कुछ पूंजीगत ऐसे लेन देन जो एक पक्षीय हैं, तो जिस देश को ये प्राप्त होंगे वो उसकी परिसंपत्ति में जुड़ेगा, क्योंकि इस रूप में कई बार हमें आर्थिक सहायता मिलती है विदेशी देशों से या विदेशी संस्थाओं से, और जिसके बदले में हमें कुछ देना नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में इस तरह के जो पूंजीगत प्राप्तियां होंगी वो भी इस खाते में जुड़ेंगी, और जो पूंजीगत नहीं होगी, जो करंट अकाउंट से संबंधित होती हैं, वो ऊपर वाले खाते में हमने देखा है कि वो एड्स जो हैं, किसी भी प्रकार के एड्स होंगे वो करंट अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। और जब दोनों अकाउंट्स के बैलेंस को हम देखते हैं तो हम कहते हैं ओवरऑल बैलेंस, अर्थात पूंजी खाते और राजस्व खाते, मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का लेन देन का हिसाब कितना है, तो वो यहाँ बैलेंस देखा जाता है। जो सामान्य स्थिति है, जो जिस तरह से भुगतान संतुलन बनाए जाते हैं, उसमें भुगतान संतुलन के दोनों पक्षों को जब हम सम्मिलित करते हैं, तो ऑन रिकॉर्ड जो है ये भुगतान संतुलन जो हमारा है वो बैलेंस्ड होता है, अर्थात दोनों पक्ष बराबर होते हैं। लेकिन ये कागजी कार्रवाई होती है, वास्तविक स्थिति वो होती है कि वास्तव में, और ये कागजी कार्रवाई ऋणों के आदान प्रदान के माध्यम से या रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक के सोने के निकासी और जमा से, या विदेशी पूंजी ये जो विनिमय हैं विदेशी मुद्रा के, उनके लेन देन के माध्यम से संपादित होते हैं, वो अलग विषय में हम देखेंगे। तो आज का विश्लेषण हम यही समाप्त करते हैं, और जिसमें हमने ये देखा है कि भुगतान संतुलन में